साथियों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 को देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग विधिक प्रदेश के तहत अधिनियम, विधेयक और कुछ अन्य विधिक मामलों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि 4 नवंबर 2020 को मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं और इसी तिथि से इसको प्रभावी मान लिया गया है 4 नवंबर 2020 से। अब एक प्रश्न उठता है कि यह जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, यह शक्ति राष्ट्रपति को किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 123 है, इसके तहत अध्यादेश जो है पारित करने या अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। आगे देखते हैं कि यह जो संशोधन या अध्यादेश संशोधन लाया गया है, यह किसके स्थान पर लाया गया है। तो इसके पहले जो है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 कार्य करता था, ठीक है। इसी को संशोधित करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है और यह जो अध्यादेश लाया गया है, यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 में संशोधित किया गया प्रावधान जो है माना जाएगा और यह प्रावधान 23 अक्टूबर 2015 से लागू माना जाएगा, मतलब बैक डेट से लागू माना जाएगा। अब थोड़ा सा और चर्चा करें इसी में, तो जो अध्यादेश द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की अनुसूची को निरसित किया गया, वह कौन सी अनुसूची को निरसित किया गया। तो 8वीं अनुसूची का जो अध्यादेश लाया गया है, उसके माध्यम से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की अनुसूची 8 मतलब 8वीं अनुसूची को निरसित किया गया है, समाप्त किया गया है। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर और संलग्न क्षेत्रों में जो से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जुटे हुए, इनमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति की सहमति तथा उसके प्रभावी होने की जो तिथि है वो 28 अक्टूबर 2020 है। तो यहाँ डेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह अध्यादेश लाया क्यों गया, ये महत्वपूर्ण है। तो अध्यादेश के द्वारा जो है वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, समाधान और बेहतर समन्वय हेतु आयोग का गठन किया जाएगा और इस आयोग में कुल जो है 17 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 17 सदस्य होंगे। और यह जो आयोग होगा अपने कार्य और वार्षिक रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखेगा और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे कुछ प्रदेशों से लिए जाएंगे। अब ये कौन से प्रदेश हैं, इनके नाम याद रखिएगा। जो कह सकते हैं कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पंजाब है, दिल्ली खुद है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान। तो कितने हैं? 5 हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 5 नाम याद रखिएगा। इनसे जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य चुने जाएंगे और इस आयोग में जो है इसरो और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे। और आयोग की शक्ति की बात करें तो आयोग किसी भी परिसर के निरीक्षण के बाद आदेश जारी कर सकता है वहां की इकाइयों को बंद करने और बिजली व पानी की आपूर्ति बंद करने के संबंधित मतलब आदेश दे सकता है। और अध्यादेश जो लाया गया, इस अध्यादेश में इसके ये जो आयोग है, इसके आदेश के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी किया गया। कितना? 5 वर्ष तक के कारावास या 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों, मतलब 5 सजा भी हो, कारावास भी और जुर्माना भी। और आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, MM कुट्टी। कौन है? MM कुट्टी जो है इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला जो कह सकते हैं अधिनियम है या विधेयक है, कराधान और अन्य विधियां कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020। इसको जो है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम जो है कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों में छूट जो अध्यादेश 2020 था उसको जो है प्रतिस्थापित करेगा। पहले अध्यादेश के द्वारा लाया गया था, अब उसी पे जो विधेयक है वो उसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है। और यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम 31 मार्च 2020 से प्रभावी माना जाएगा। अब इन विधियों में शामिल क्या क्या है, तो ये महत्वपूर्ण है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, इसके अलावा संपदा कर अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1961 और कस्टम अधिनियम 1962 और बेनामी परिसंपत्ति लेन देन पर रोक अधिनियम 1988 एवं वित्त संबंधी अधिनियम, ये जो इन विधियों में शामिल होंगे। जो कराधान और अन्य विधियां हैं, कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020, इसमें ये शामिल होंगे। और
ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि पीएम केयर्स फंड में कोई योगदान करता है तो पीएम केयर्स फंड में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम का 100% जो है वो छूट की सीमा मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में। इस पर जो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, कब प्राप्त हुई है? 29 सितंबर 2020 को, जिस तारीख को कराधान और अन्य विधियां कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। तो 29 सितंबर 2020 को सहमति प्राप्त हुई है और यह अधिनियम जो है इसकी धारा 4 को छोड़ करके 26 जून 2020 से लागू मानी जाएगी। और जो धारा 4 छोड़े हैं, धारा 4 कब से लागू मानी जाएगी? तो इसकी जो धारा 4 है वो 29 जून से, धारा 4 को छोड़ के जो बाकी है 26 जून से, और धारा 4 जो 29 जून 2020 से लागू मानी जाएगी। और यह जो आपका बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 लाया गया है, यह जो है बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को, जो अध्यादेश था उसको प्रतिस्थापित करेगा। अब ये विधेयक बन गया है, अधिनियम बन गया है। और ये जो विधेयक है या जो अध्यादेश लाया गया था, ये किसमें संशोधन करने के लिए लाया गया था? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। अब उस अध्यादेश को जो है अधिनियम में, विधेयक के माध्यम से अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं इसी में कि यह जो विधेयक है, यह विधेयक जो है आरबीआई को यह अनुमति प्रदान करता है। किसको? आरबीआई को यह अनुमति देता है कि वह मोहलत या मॉरटोरियम दिए बिना बैंक के पुनर्गठन और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संविधान के अंतर्गत जो आपकी सूचियां हैं, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, उसमें यदि पूछा जाए कि बैंकिंग विषय जो है, बैंकिंग सब्जेक्ट, ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। मतलब इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और वहीं पर संविधान के अंतर्गत ही सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन और समापन जो ये सब्जेक्ट है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, बैंकिंग जो है संघ सूची के अंतर्गत, जबकि सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन और समापन जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे बात कर लेते हैं महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति ने अपनी सहमति जो दी है वो 28 सितंबर 2020 को प्रदान की है। और यह जो अधिनियम है, यह महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 जो अध्यादेश लाया गया था उसको प्रतिस्थापित करेगा, जो कि 22 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था। और यह जो महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 है, यह पहले की जो अधिनियम था, महामारी रोग अधिनियम 1897, काफी पुराना अधिनियम था। तो महामारी रोग अधिनियम 1897 को यह जो नया अधिनियम लाया गया है, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020, यह इसे प्रतिस्थापित करेगा। और यह जो संशोधन अधिनियम लाया गया है, ये महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है। और साथ ही यह अधिनियम महामारियों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करता है। और यह अधिनियम जो है इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को जो है संज्ञेय और अजमानती, मतलब जिसमें जमानत नहीं मिलेगी, तो संज्ञेय और अजमानती अपराध घोषित किया है या बनाया गया है। और इसी के साथ ही यह अधिनियम स्वास्थ्य कर्मियों या उनकी संपत्ति को सामान्य रूप से मतलब बहुत घातक रूप से नहीं, सामान्य रूप से क्षति पहुंचाने या ऐसे कृत्य के दुष्प्रेरण पर दंड की व्यवस्था करता है। कितना? 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध यदि गंभीर क्षति कारित होती है, मतलब हिंसक कार्य होता है, तो उसको दंडनीय बनाया गया है। उसमें सजा का प्रावधान कितना है? 6 माह से लेकर के 7 वर्ष। जब सामान्य क्षति होती है तो यहाँ 3 माह से 5 वर्ष है, यहाँ पे 6 माह से 7 वर्ष है। और कारावास और 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा इसी अधिनियम में कहा गया है कि पंजीकृत एफआईआर का अन्वेषण जो है या जांच पड़ताल निरीक्षक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर जो है वो पूरा करना किया जाएगा। और
जांच तो 30 दिनों में पूरी हो जाएगी। और अधिनियम जो है मुकदमे की जांच या विचारण समाप्त करने का प्रावधान जो है 1 वर्ष के भीतर करता है कि 1 वर्ष के भीतर मुकदमे की जांच या विचारण समाप्त हो जाना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के बारे में। तो इस राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, इसमें फॉरेंसिक विज्ञान के साथ ही व्यवहारिक विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान तथा अन्य संबंधित विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही अगला देखें इसमें कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा 28 सितंबर 2020 को सहमति प्रदान की गई है। और यह जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 है, इसकी धारा 4 के अधीन गुजरात राज्य में, कहाँ पे? गुजरात राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो जो पहले रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय नाम था, उसका नामकरण क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। और यह कहाँ स्थापित होगा? तो गुजरात में। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है गुजरात में कहाँ होगा? तो गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, गांधीनगर में इसका मुख्यालय होगा। और इसके अलावा यह रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत ही इस रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के माध्यम से? तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत। और इस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की जो अधिकारिता होगी वो संपूर्ण भारत पर होगी। ठीक है, संपूर्ण भारत पर होगी। आगे बात कर लेते हैं कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। तो इस संशोधन विधेयक को 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। और यह कंपनी संशोधन विधेयक या अधिनियम जो है 2020 या कंपनी अधिनियम 2013 को क्या करेगा? संशोधित करेगा। तो कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 किसको संशोधित करेगा? तो कंपनी अधिनियम 2013 को संशोधित करेगा। और आगे बात कर लेते हैं व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 को जो है राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को स्वीकृति प्रदान की। और इस संहिता के माध्यम से जो व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 है, इसके माध्यम से श्रमिकों और नियोक्ताओं, जो नियोक्ता हैं जो नौकरी दे रहे हैं, तो श्रमिकों और नियोक्ताओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करती है। आगे चलते हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को सहमति प्रदान की। और यह जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है, यह सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कानूनों जैसे कि आपका ईपीएफ अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और इसके सहित अन्य जो 9 कानून हैं, 9 कानूनों को जो है इस सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा या यह प्रतिस्थापित करती है। और यही जो आपका सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है, इसके अनुसार केंद्र सरकार जो है श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि ईपीएफ योजना, कर्मचारी पेंशन योजना जिसको शॉर्ट में ईपीएस कहते हैं, और कर्मचारी लिंक्ड इंश्योरेंस योजना आदि को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो किसको दिया गया? केंद्र सरकार को। इसके अलावा आगे बात करते हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के बारे में। इसको राष्ट्रपति ने अपनी सहमति जो है 28 सितंबर 2020 को ही दी है। और यह औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। और यह जो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है, यह 3 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि किन 3 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित रिप्लेस करती है। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, इसके अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और इसके अलावा औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। तो इन 3 श्रम संबंधी कानूनों को प्रतिस्थापित करेगी कौन? औद्योगिक संबंध संहिता 2020। तो ये जो 3 कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा, रिप्लेस करेगा, इनके नाम हमेशा याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926,
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को। आगे बात कर लेते हैं विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को के बारे में। तो इस विधेयक को राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। उनकी स्वीकृति के बाद यह क्या बन गया, अधिनियम बन गया। तो यह जो विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 है, यह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 को 2010 वाला जो है उसे संशोधित करती है। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2020 की धारा 3 में जो है लोक सेवक को भी शामिल किया गया है। और संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवक वो होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 21 में प्रावधानित है, मतलब उसमें बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के बारे में। तो इस विधेयक को राष्ट्रपति ने 26 सितंबर 2020 को स्वीकृति प्रदान करके इसे अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया। इस अधिनियम जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक अधिनियम 2020 को जो है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कौन सा है, जम्मू और कश्मीर संसदीय क्षेत्र है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा इस निमित्त, मतलब इस जो अधिनियम भाषा अधिनियम, इसके लिए अधिसूचित तिथि से मतलब 26 सितंबर 2020 से जो है 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। बताया कि ये 5 भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। कौन कौन सी, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, ठीक है, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू है, हिंदी और अंग्रेजी है, ये 5 भाषाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं इसी में जम्मू कश्मीर संसदीय क्षेत्र में शासकीय और विधायी उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रह सकता है। आगे बात कर लेते हैं आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक के बारे में। तो आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा 26 सितंबर 2020 को सहमति प्रदान की गई। और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 जो है कि 5 जून 2020 से लागू हुआ। और यह संशोधन अधिनियम जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को जो है 55 में संशोधन करता है। और इस संशोधन अधिनियम का, ये जो आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 लाया गया है, इसका उद्देश्य नियामक प्रणाली को उदार बनाना है। और इस अधिनियम के अनुसार कुछ वस्तुएं जैसे कि दालें, अनाज, आलू, प्याज, खाद्य तेल और कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति केवल असामान्य परिस्थितियों में ही केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, केंद्र सरकार नियंत्रित कर सकती है। अब ये असामान्य परिस्थितियां हैं क्या, तो इस अधिनियम में बताया गया है कि असामान्य परिस्थितियां क्या है। उसमें आपका युद्ध शामिल है, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। तो याद रखिएगा, युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाएं इस असामान्य परिस्थितियों में शामिल हैं। और इस अधिनियम के अनुसार, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं की स्टॉक सीमा जो है वो मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत विशिष्ट वस्तुओं का स्टॉक नियंत्रित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ही जो है वो विशिष्ट वस्तुओं का स्टॉक नियंत्रित कर सकती है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। तो इसको 25 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई और यह अधिनियम बन गया। और इस भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा जो है जो अध्यादेश इसके तहत लाया गया था, भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2020, उसको प्रतिस्थापित किया गया। और यह अध्यादेश जो है 24 अप्रैल 2020 से लागू हुआ था। और यह जो अधिनियम लाया गया है भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन अधिनियम 2020, यह भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 में संशोधन करता है। और यह संशोधन केंद्रीय औषधि परिषद के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को कार्यालय मुक्त करने का प्रावधान करता है। और साथ ही मूल अधिनियम में जो केंद्रीय चिकित्सा परिषद प्रावधानित था उसका स्थान शासक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लेगा। आगे बात करते हैं संसद सदस्यों के वेतन भत्ते
और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 के बारे में, तो इसको राष्ट्रपति ने 24 सितंबर 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 को संशोधित किया गया है, और संशोधन जो है 7 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद सदस्यों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से जो है 30% की कमी की गई। अब यह कमी करने का कारण क्या है? तो इस कमी करने का कारण कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा, मतलब धन की कमी को पूरा करने के लिए। और यह संशोधन अधिनियम जो है, जो इसके संबंध में एक अध्यादेश लाया गया था, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020, उसको जो है निरस्त करके उसे अधिनियम में कन्वर्ट कर देता है। और यह संशोधन अधिनियम जो है, जो प्रभावी रहेगा 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। तो इतनी चीज याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं किसान जो कृषि बिल लाया गया है, तो 3 कृषि बिल लाए गए जिसको लेकर जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसी के संबंध में है। इसमें से एक जो आपका कृषि बिल है उसका नाम है किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन पर समझौता और कृषि सेवाएं विधेयक 2020। इसको राष्ट्रपति ने 24 सितंबर 2020 को सहमति प्रदान की और यह अधिनियम बन गया। और यह जो किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन पर समझौता और कृषि सेवाएं विधेयक 2020 यह अधिनियम है, यह इसी के नाम से जो अध्यादेश लाया गया था, उस अध्यादेश को किया है, इसने प्रस्तावित किया है। और इसके अलावा किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन पर जो समझौता है और कृषि सेवाएं अधिनियम, यह 5 जून 2020 को लागू हुआ है। साथ ही किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020 जो है, वो कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में जो है किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। और अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो सभी राज्य एपीएमसी कानूनों पर, एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो ये कानून है सभी राज्यों के जो एपीएमसी कानून है उन पर लागू होगा। और अधिनियम जो है यह भी कहता है कि किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है। यह जो अधिनियम है एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है, एग्रीमेंट, जिसका उद्देश्य प्रयोजकों, मतलब जो स्पॉन्सर करेंगे प्रयोजकों को किसानों के द्वारा कृषि उत्पाद बेचने में सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ पे जो ये प्रायोजक होंगे, ठीक है, जिनसे किसान जुड़ेगा, इन प्रायोजकों में शामिल कौन है? इसमें कोई व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, फर्म है, कोई फर्म है, कंपनियां हैं, सीमित देयता समूह और सोसाइटी शामिल हो सकती है, सोसाइटी शामिल है। आगे बात कर लेते हैं इसी में, न्यूनतम एक कृषि मौसम या एक मवेशी उत्पादन चक्र के लिए तथा अधिकतम 5 वर्षों के लिए कृषि समझौते की अवधि होगी। मतलब ये जो कृषि समझौता होगा कितने समय के लिए होगा? न्यूनतम एक कृषि मौसम या एक मौसमी उत्पादन चक्र के लिए तथा अधिकतम 5 वर्षों के लिए। अगला जो विधेयक है कृषि संबंधित उसको देख लेते हैं। इसका नाम है कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसको भी राष्ट्रपति ने 24 सितंबर 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और यह अधिनियम जब बना तो यह जो पहले का इसी के नाम से जो अध्यादेश था, कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अध्यादेश 2020, इसका स्थान लेगा। और यह जो कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 है, यह 5 जून 2020 से लागू हुआ माना जाएगा। और इसके द्वारा ये जो अधिनियम लाया गया कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार समिति कानूनों अर्थात स्टेट एपीएमसी जो एक्ट हैं उसके अंतर्गत जो अधिसूचित बाजार हैं उनके बाहर, मतलब जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, उसके बाहर किसानों के उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है। मतलब कि उसके जो मंडियां हैं सरकारी, उसके बाहर भी किसान व्यापार कर सकते हैं, मतलब अपना अनाज बेच सकते हैं। इसके संदर्भ में है, इन्हीं प्रावधानों को लेकर के जो है किसानों का रोष है, जिसको लेके वो लगातार आंदोलनरत हैं। और यह जो अधिनियम लाया गया है यह सभी राज्य एपीएमसी एक्टों पर प्रभावी होगा। और इसी अधिनियम में कहा गया है कि कुछ निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज हेतु इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को भी अनुमति दी गई है। आगे बात कर लेते हैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति की सहमति जो है 23 सितंबर 2020 को प्राप्त हुई है। इससे पहले जो सांसद थे
उनके सदस्यों उनके जो सांसद थे उनके वेतन भत्तों से संबंधित विधेयक था। और ये जो है मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 है। इसको 23 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की और यह अधिनियम बन गया। और यह अधिनियम जो है 9 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। और यह अधिनियम मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 को क्या करता है, संशोधित करता है। और यह जो अधिनियम लाया गया, इसके संबंध में जो एक अध्यादेश लाया गया था, मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन अध्यादेश 2020, इसको भी प्रतिस्थापित करता है या निरसित करता है। इस अधिनियम के द्वारा मंत्रियों के व्यय विषयक भत्ते में 30% की जो है कटौती की गई है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा और 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। आगे बात कर लेते हैं आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति ने 21 सितंबर 2020 को सहमति प्रदान की। इस अधिनियम के द्वारा 3 आयुर्वेद संस्थानों के विलय का प्रस्ताव किया गया है। अब ये 3 आयुर्वेद संस्थान कौन से हैं, तो याद रखिए तीनों ही जामनगर के हैं। पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर। दूसरा है श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर। तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर। और यह अधिनियम जो लाया गया है, यह आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करता है। और इस आधुनिक आयुर्वेद संस्थान के खातों का जो ऑडिट करने का जो अधिकार है, वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के द्वारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति ने 20 सितंबर 2020 को अपनी सहमति प्रदान की। और यह जो अधिनियम है, वो भारतीय अधिनियम की धारा 3 जो है, इस अधिनियम की धारा 3 जो है, यह प्रावधान करती है भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु राष्ट्रीय आयोग के गठन की। और इस भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु जो राष्ट्रीय आयोग है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। और इस राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं वायु संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। इसको राष्ट्रपति ने 19 सितंबर 2020 को अपनी मंजूरी प्रदान की। और इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार जो है एक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय गठित करेगी। और इस नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, नागरिक उड्डयन महानिदेशक होगा। और इस संशोधन अधिनियम के अधीन जो है सुरक्षा निरीक्षण और विनियामक कार्य हेतु जो है ये जो विनिर्दिष्ट मामले होंगे, इनकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की होगी जिम्मेदारी। और इस निदेशालय का प्रशासन जो है वो नागरिक उड्डयन महानिदेशक में प्रशासन में मतलब उसके अंदर निहित होगा। इसके अलावा ये जो अधिनियम लाया गया है, यह केंद्र सरकार को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के गठन करने की शक्ति भी प्रदान करता है। आगे बात कर लेते हैं दिवालिया और संशोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन अधिनियम 2020। जो अधिनियम 2020 है, ये दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश को निरस्त करता है, जो कि 5 जून 2020 से प्रभावी माना जाएगा। और यह अधिनियम जो लाया गया है, यह दिवालिया एवं संशोधन अक्षमता संहिता 2016 को संशोधित करेगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के बारे में। तो इस अध्यादेश को मंत्रिमंडल की जो मंजूरी मिली है, कब मिली है, 9 जून 2020 को मिली है। और भारतीय संविधान में अब यह भी एक प्रश्न उठता है कि ये जो गौवध हो गया, जानवरों के संरक्षण के संबंध में, तो ये इसकी जो चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि कृषि एवं पशुपालन को संगठित करने के साथ गाय एवं बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित करें। तो और यह जो अध्यादेश लाया गया है, यह गोवध निवारण अधिनियम 1955 को जो है संशोधित करता है। और यह अध्यादेश जो है गोकशी राज्यों में इन पशुओं से संबंधित अपराधों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 जो पहले वाला था, वह 6 जून 1956 से राज्य में प्रभावी था, 1956 से। और ये जो अध्यादेश लाया गया है, इस अध्यादेश के द्वारा मूल अधिनियम में नई धारा जोड़ी गई। उस धारा का नाम क्या है, 5 या 5B ये जोड़ा गया है। और इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड प्रस्तावित है। कितना, 1 से 7 वर्ष तक का कारावास और 1 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। आगे बात कर लेते हैं केंद्रीय संस्कृत
विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के बारे में, तो इसको राष्ट्रपति ने 25 सितंबर 2020 को 25 मार्च 2020 को स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के द्वारा 3 संस्थान है, कौन कौन से? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। और इस अधिनियम के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही ये जो संस्थान होंगे इनके द्वारा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और इस प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान कराई जाएगी या दूरस्थ शिक्षा की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही उक्त विश्वविद्यालय जो ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय होंगे, इसमें एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार कुलपति समेत है, कुलपति को छोड़कर कुलपति समेत कुल 15 सदस्य, कितने? 15 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसमें 1+14 कर सकते हैं क्योंकि एक पद क्या कुलपति होगा। इतने लोगों को इसमें नियुक्त किया जाएगा। और उक्त कार्यकारी परिषद का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? कुलपति होगा। आगे बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 के बारे में। इसको राष्ट्रपति ने 17 मार्च 2020 को अपनी सहमति प्रदान की। यहाँ ध्यान रखिएगा, विवाद से विश्वास योजना का जो उल्लेख है वो वर्ष 2020-21 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, ये जो अधिनियम लाया गया है विवाद से विश्वास योजना, इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करना। तो याद रखिएगा, विवाद से विश्वास जो योजना है ये किससे संबंधित है? तो यह डायरेक्ट टैक्सेस से, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं, मार्च 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसके तहत सुखना झील, जो कि एक कृत्रिम झील है, सुखना झील को जीवित इकाई, लिविंग एंटिटी घोषित किया। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में किसने सुखना झील या आर्टिफिशियल सुखना झील को एक जीवित इकाई के तौर पर घोषित किया है? किस हाई कोर्ट ने? तो याद रखिएगा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने। और इस निर्णय को देने वाली पीठ में शामिल कौन थे? न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं हरिंदर सिंह सिद्धू के द्वारा। और इस फैसले के अनुसार जो है सुखना झील अब क्या है? एक विधिक शक्ति है। और सुखना झील चूंकि कृत्रिम झील है तो इसके वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बोशियर, एल, इसको स्पेलिंग देख लीजिए, ली कार्बोशियर, CORBUSIER, ठीक है। तो ली कार्बोशियर। आगे बात कर लेते हैं खनिज विधियां संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति ने 13 मार्च 2020 को सहमति प्रदान की और यह अधिनियम बन गया। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा खनिज विधि संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित किया गया जो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। और इसके अलावा यह जो अधिनियम लाया गया है यह पुराने कुछ अधिनियम थे उनको संशोधित करता है। कौन कौन से? खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 1957 एवं कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015। इन दोनों अधिनियमों में क्या करता है? संशोधन करता है। इसके अलावा इस अधिनियम में इस क्षेत्र में मतलब कोयला खदान से क्षेत्र में, कोयले और लिग्नाइट ब्लॉकों के क्षेत्र में गैर अनुभवी कंपनियों को नीलामी भाग लेने की छूट प्रदान की गई है। और साथ ही अधिनियम में एक नए प्रकार के लाइसेंस का प्रस्ताव किया गया है जिसे पूर्वेक्षण सह खनन पट्टा कहा जाता है। पूर्वेक्षण सह खनन पट्टा कहा जाता है। आगे बात करते हैं 126वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। कौन से नंबर का है? 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब दी? 21 जनवरी 2020 को। और यह विधेयक जो है, चूंकि यह अभी विधेयक के रूप में, और जब इसको राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो उसके पश्चात यह क्या हो गया? अधिनियम बन गया। तो राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात यह संविधान संशोधन अधिनियम जो है 126 से कितना हो गया? 104 हो गया। जब ये विधेयक था तो 126वां था, और जब ये राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दिया तो 104वें नंबर का हो गया, ठीक है। और यह 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ। और अब प्रश्न उठता है कि यह संविधान संशोधन अधिनियम 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित रहा है? तो यह जो है, यह संविधान संशोधन अधिनियम धारा अनुच्छेद 344 संविधान का अनुच्छेद जो 334 में
जो प्रावधान किया गया कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के जो आरक्षण के संबंधी मामला है उसको जो है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई, कितने वर्ष, 10 वर्षों तक बढ़ा दी गई है। ठीक है। और इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का जो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में पहले प्रतिनिधित्व होता था उसे समाप्त कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को उत्साहित किए जाने के बाद, मतलब समाप्त किए जाने के बाद बंद किए गए विभिन्न संचार माध्यमों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। किसने? अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद ने। अनुराधा भसीन जो है वो कश्मीर टाइम्स के संपादक हैं, जबकि गुलाम नबी आज़ाद जो है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इस याचिका में यह जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न विद्यमान था और इस याचिका पर न्यायालय ने निर्णय दिया कब? 10 जनवरी 2020 को। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को मौलिक अधिकार माना गया है। मतलब इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति, मतलब जो सोशल मीडिया पे आप जो भी अभिव्यक्ति अपनी जाहिर करते हैं वो आपका मौलिक अधिकार बताया गया है इसमें। और इस फैसले को सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ में 3 लोग शामिल थे। न्यायमूर्ति NV रमना, क्या नाम था? NV रमना, इसके अलावा R सुभाष रेड्डी और BR गवई, 3 लोग शामिल थे। और इस फैसले के अनुसार इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा कोई भी वृत्ति उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) का और अनुच्छेद 19(1) का छा के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। आगे बात करते हैं जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक के बारे में, 2020 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति ने 5 दिसंबर 2019 को अपनी सहमति प्रदान की। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 था ये, तो इसको 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की। यह संशोधन अधिनियम जो है जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन करता है। और संशोधन अधिनियम प्रावधान क्या करता है? संशोधन अधिनियम जो है यह प्रावधान करता है कि इसका जो ट्रस्टी होता है, जलियांवाला बाग का स्मारक जो है इसका ट्रस्टी, पहले क्या होता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ही इसका ट्रस्टी बनाया जाता था। तो ये जो प्रावधान था इसे हटा दिया गया है। अब क्या नया शामिल किया गया? अब ये किया गया है कि राष्ट्रीय स्मारक का जो ट्रस्टी होगा वही होगा जो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होगा। ठीक है। इससे पहले जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम जो 1951 था उसमें ट्रस्टी के रूप में जो प्रतिनिधित्व प्रावधान था वो था कि केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वही उसका ट्रस्टी हो सकता है। और ये जो नया संशोधन लाया गया है इससे दल विशेष को ट्रस्टी के रूप में बनाया जाना, मतलब दल विशेष को ट्रस्टी के रूप में गैर राजनीतिक बनाया जाना इसमें शामिल है। मतलब राष्ट्रीय स्मारक को गैर राजनीतिक बनाता है। आगे बात कर लेते हैं इसी में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था इसमें मारे गए और घायल हुए लोगों की स्मृति में निर्माण का प्रावधान करता है एक राष्ट्रीय स्मारक के, मतलब इनके स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण का प्रावधान करता है। आगे बात करते हैं ई सिगरेट निषेध विधेयक 2019 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति ने 5 दिसंबर 2019 को स्वीकृति प्रदान की और यह अधिनियम जो है ई सिगरेट निषेध अध्यादेश, जो अध्यादेश था ऑर्डिनेंस 2019, उसे प्रतिस्थापित करता है या उसको हटाता है। और ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 जो है वो 18 सितंबर 2019 से लागू माना जाएगा। और इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। क्या है इसमें? पहली बार यदि आप उल्लंघन करते हैं तो 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। वहीं ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के प्रावधानों में दोबारा उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। और साथ ही इस अधिनियम के अधीन ई सिगरेट का भंडारण करने पर सजा का प्रावधान है। यदि भंडारण करते हैं तब भी सजा का प्रावधान है, जिसके साथ 6 माह का कारावास या 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। और ये जो ई सिगरेट निषेध अधिनियम लाया गया है यह क्यों लाया गया? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे बात कर लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
2019 के बारे में। तो इस पर राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को अपनी सहमति प्रदान की और यह जो है यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ तो डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। और यह जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाले को प्रतिस्थापित करता है। और यह जो अधिनियम नया वाला लाया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसके तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनके संरक्षण उनको प्रभावी बनाने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस प्राधिकरण का नाम क्या होगा? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इसको शॉर्ट में CCPA लिख सकते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, तो CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। और इस प्राधिकरण, ये जो CCPA है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। और इस अधिनियम के अधीन झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए किसी निर्माता या पृष्ठांकनकर्ता पर यह जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA है, इसके द्वारा दंड आरोपित किया जाएगा। कितना? 2 वर्ष तक का कारावास तथा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। और इस अधिनियम के अधीन झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए दोबारा यदि आप पाए जाते हैं दोषित, तो किसी निर्माता या पृष्ठांकनकर्ता पर CCPA अर्थात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है फिर से दंड अध्यारोपित करेगा। कितना? 5 वर्ष तक का कारावास तथा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये दोबारा आप उल्लंघन करते हैं तब। और इसी अधिनियम के तहत 3 स्तरों पर जो है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का प्रावधान किया गया है। किन 3 स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। और इस अधिनियम के तहत जो अंतिम अपील आप कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर, तो किस स्तर पर कितने तक के यदि आपके मामले होते हैं विज्ञापन के, उनको देखा जाएगा, मतलब कितने तक के मूल्य की शिकायत को। तो इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो है 10 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित शिकायतों पर विचार किया जाएगा। और वहीं पर यदि आप राज्य स्तर पर जो गठित उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होगा, वो 1 करोड़ रुपए से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए से कम मूल्य की जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित शिकायत होंगे उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, विचार करेगा। इसके अलावा यदि जिला स्तर पर देखें तो जो जिला स्तरीय विवाद निवारण आयोग होगा वह 1 करोड़ से कम मूल्य की जो वस्तुओं एवं सेवाओं संबंधित शिकायत है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, उस पर विचार करेगा। आगे बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के बारे में। तो इसको राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति प्रदान की और यह अधिनियम जो है 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होता है। 31 अक्टूबर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, एकता दिवस यूनिटी डे मनाया जाता है, यह एकता दिवस मनाया जाता है। और यह जो अधिनियम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, मतलब जो राज्य है जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर देता है। मतलब इसके राज्य का दर्जा हटा करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब यह हुआ था तो उस समय जो है आपका 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, परंतु 26 जनवरी 2020 को जो है दमन दीव और दादर नगर हवेली को आपस में मिला करके एक कर दिया गया और अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसी में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में ही। तो अनुच्छेद 370(1) के साथ 370 अनुच्छेद 370(3) के तहत यदि पढ़ा जाए तो इसके तहत राष्ट्रपति ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 370 के निरसन घोषणा की थी 6 अगस्त 2019 को। और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जो संविधान या जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 2019 था, इसकी जो तिथि थी, मतलब इसकी जो तिथि राष्ट्रपति ने लागू की थी, ये कह सकते हैं ये पूरा जो कार्यक्रम था इसको जो लागू किया गया वो 5 अगस्त 2019 को। यहाँ थोड़ा सा आप इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए कि अनुच्छेद 370 में किसी भी तरह का बदलाव जो है तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। अतः इस स्थिति में बदलाव करने के लिए राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से 5 अगस्त 2019 को एक आदेश जारी किया।
जो कि संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2019 के नाम से जाना जाता है। और इस आदेश के प्रभावी होने के पश्चात राष्ट्रपति ने 6 अगस्त 2019 को एक अन्य आदेश जारी किया जो अनुच्छेद 370 के निरसन से संबंधित था। अब थोड़ा सा सेरोगेसी से संबंधित बात कर लें तो सेरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को लोकसभा में जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा पेश किया गया और लोकसभा द्वारा सेरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 जो है 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इस विधेयक को बाद में अभी अधिनियम नहीं बना, इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को 21 नवंबर 2019 को सौंपा गया। अब सेरोगेसी होती क्या? सेरोगेसी एक प्रथा है जहां एक महिला बच्चे के जन्म के पश्चात इच्छुक व्यक्ति, मतलब जिसके लिए वो सेरोगेसी करती है, उस इच्छुक दंपति को उस बच्चे को सौंपने के इरादे से गर्भधारण करती है। इसी को सेरोगेसी कहा जाता है। और ये जो विधेयक है, अभी तो अधिनियम नहीं बना है, ये विधेयक जो है वाणिज्यिक सेरोगेसी को, जो कमर्शियल मतलब इसके व्यापार को जो है वो प्रतिबंधित करती है, जबकि परोपकारी सेरोगेसी को अनुमति प्रदान करती है। मतलब कोई परोपकार में सेरोगेसी करता है, मतलब बिजनेस के लिए नहीं, तो उसे अनुमति है। और वहीं पर इसके विधेयक के तहत सरकार जो या केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय सेरोगेसी बोर्ड का गठन करेगी और राज्य जो है वो राज्य सेरोगेसी बोर्ड का गठन करेंगे। और जो सेरोगेसी से जो बच्चा पैदा होगा वो इच्छुक व्यक्ति को, जो इच्छुक व्यक्ति था, मतलब जिसके लिए सेरोगेसी की गई थी, उसका जैविक संतान माना जाएगा। और याद रखिएगा, भारत में सेरोगेसी को जो विधिक मान्यता जो प्राप्त हुई कब हुई है? वर्ष 2002 में। तो ये सन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। और वहीं पर सरकारी अधिसूचना के द्वारा भारत में विदेशी दंपतियों हेतु सेरोगेसी को प्रतिबंधित कब कर दिया गया? तो 2015 में। तो दोनों सन याद रखिएगा कि भारत में सेरोगेसी को विधिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 2002 में। जबकि भारत में विदेशी दंपतियों हेतु सेरोगेसी को कब प्रतिबंधित कर दिया गया? तो वर्ष 2015 में। और इसके अलावा भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में व्यवसायिक कमर्शियल सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। अपनी 228वीं जो रिपोर्ट थी, 228वीं रिपोर्ट इसमें की थी। अब कुछ अन्य विधिक मामले देखने, जैसे कि 9 नवंबर 2020 को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया। किसके द्वारा? ये प्रतिबंध जो है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा लगाई गई। याद रखिएगा, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और यह प्रतिबंध जो है 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे। और यह भी यहाँ महत्वपूर्ण याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। अब थोड़ा शाहीन बाग से संबंध बात करें। शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के द्वारा 7 अक्टूबर 2020 को निर्णय दिया गया और इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सड़क बंद कर धरना प्रदर्शन को अस्वीकार्य माना। और ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, क्यों हो रहा था? तो नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 है, ठीक है, उसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन चल रहा था। और ये जो निर्णय दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ये एक अधिवक्ता है अमित साहनी, उनकी याचिका पर यह निर्णय आया है। और यह निर्णय उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा दिया गया। इस 3 सदस्यीय पीठ में 3 लोग शामिल थे। कौन? न्यायमूर्ति एस के कौल शामिल थे। इसके अलावा कृष्णा मुरारी और ऋषिकेश राय शामिल थे। आगे बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने 4 मार्च 2020 को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित निर्णय दिया। ये जो 3 सदस्यीय पीठ थी, इसमें न्यायमूर्ति RF नरिमन, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस एवं न्यायमूर्ति V सुब्रमण्यम शामिल थे। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर के संबंध में निर्णय दिया था। ठीक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जो सर्कुलर या परिपत्र है, ये 6 अप्रैल 2018 को जारी किया था। और इस परिपत्र या सर्कुलर के द्वारा RBI ने जो है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी और बिटकॉइन के माध्यम से व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था कि इसके माध्यम से आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। और साथ ही ये जो सर्कुलर RBI ने जारी किया था, इसके द्वारा उसने जो है बैंकों को भी उक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने से मना किया था, कि बैंकों को भी मना किया था कि आप इनसे संबंधित या इनसे होने वाले व्यापार को प्रोत्साहित ना करें। इसी के संबंध में जजमेंट आया है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में जो है ये जो परिपत्र था इसको
अब निरस्त कर दिया है अपने जजमेंट में। और यह जो याचिका दायर की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र को चुनौती देने वाली, ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिजिटल करेंसी है, ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है? यह ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। आगे बात कर लेते हैं। 7 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुरुषोत्तम चोपड़ा बनाम राज्य के मामले में निर्णय दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि यह जो पुरुषोत्तम चोपड़ा बनाम राज्य का मामला था, ये किससे संबंधित था? तो यह मृत्युकालिक कथन से, मतलब मरते समय जो कहा जाता है उस कथन से, मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। तो निर्णय में यह कहा गया कि मृत्युकालीन कथन जो है संपुष्टि के बिना भी आधार है। मतलब मृत्युकालिक कथन जो है दोष सिद्ध की, मतलब दोष सिद्ध की संपुष्टि नहीं हुई है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, उसके बिना भी यह उसको दोषी ठहराने का आधार होगा, मरते समय जो कहा जाएगा। इसके अलावा एक अन्य मामला है अनंत कामिलिया बनाम पश्चिम बंगाल। अनंत कामिलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में 7 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। यह जो मामला है अनंत कामिलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, यह गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। ठीक है। और इस मामले में निर्णय देने वाली उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ में शामिल थे न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति M.R. शाह। M.R. शाह शामिल थे। M.R. शाह शामिल थे। तथा निर्णय के अनुसार इस निर्णय में कहा गया कि यदि आरोपी का इरादा मृतक को ऐसी चोट पहुंचाने का ना हो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसा अपराध जो है वो गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आएगा। और गैर इरादतन हत्या जो है वो भारतीय दंड संहिता जो IPC एक्ट है उसके धारा 304 के तहत आता है, गैर इरादतन हत्या। आगे एक चीज और है कि 13 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया किसके संदर्भ में? सूचना का अधिकार RTI के तहत। इसमें कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय है वह भी जो है सूचना के अधिकार के दायरे में शामिल होगा। तो कहीं पर आ जाए कि 4-5 ऑप्शन में कि कौन सा RTI एक्ट के दायरे में आता है, कौन सा नहीं आता, तो याद रखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी RTI एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने कुछ विधिक मामले और इसके अलावा जो अधिनियम और विधेयक थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।